प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के सेट 3 संकेतांक 822 डीएक्स के खंड बा के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें दिया है प्रश्न नंबर 1, कृपया सभी खंड कीजिए। जिसमें पहले के ए पार्ट में कृपया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका विरोधाभास मानते हैं। हमको सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है और हम मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 बराबर a/b, जहाँ a और b परस्पर अविभाज्य पूर्णांक हैं तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं। अब यदि इसमें हम दोनों ओर का वर्ग कर दें, दोनों ओर का वर्ग करने पर देख रहे हैं, यदि दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू a²/b²। बी स्क्वायर पक्षांतर कर लेंगे तो देख रहे हैं भाग से गुणा में मिल जाएगा, तो a² इक्वल टू 3b²। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 बन जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि चूंकि a² का 3 एक गुणनखंड है, इसलिए a² 3 से विभाज्य होगा। क्योंकि 3 a² का एक गुणनखंड है, इसलिए 3 से a² विभाज्य होगा। और यदि a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। ऐसी स्थिति में इसलिए 3 से a भी विभाज्य होगा। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 बन जाता है। और यदि 3 से a विभाज्य है, मान लेते हैं, माना a इक्वल टू 3c और a इक्वल टू 3c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a इक्वल टू 3c रखने पर, तो यदि समीकरण 1 में हम a बराबर 3c रख दें तो देख रहे हैं समीकरण 1 बन जाएगा। a के स्थान पर 3c रख देंगे तो 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b²। देख रहे हैं 3c का होल स्क्वायर करेंगे तो 9c² बराबर मिल जाता है 3b²। और 3 से 9 को यदि कैंसिल कर दें तो 3 त्रिक 9, तो देख रहे हैं b² बराबर 3c² मिल जाता है। और इससे स्पष्ट है चूंकि b² का एक गुणनखंड 3 है, इसलिए b² 3 से विभाज्य होगा। b² 3 से विभाज्य होगा। और यदि b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगा। कह सकते हैं 3 से b भी विभाज्य होगा। ये हमारा समीकरण 3 बन जाता है। समीकरण 2 और 3 से यदि हम देख रहे हैं तो समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 में 3 से a भी विभाज्य होगा, 3 से b भी विभाज्य होगा। इसका अर्थ है कि 3a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि 3a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
जो कि देख रहे हैं हमारी परिकल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि हमने कल्पना की थी √3 एक परिमेय संख्या है और ये हमारी कल्पना के विपरीत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे पहले का बी नंबर दिया है। पहले की बी नंबर में कह रहा है यदि 10a + b बराबर 1 और 10a - b बराबर 1/√3, जहाँ a + b का मान 0 अंश से लेकर 90 अंश तक है, तो a और b के मान ज्ञात करना है। देख रहे प्रश्न नंबर 1 के बी में 10a + b और 10a - b का मान दिया है। तो इसकी सहायता से हमको a और b के मान ज्ञात करना है और कंडीशन दी है कि a + b का मान 0 अंश के बराबर या उससे बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर होगा। देखिए पहला समीकरण दिया है 10a + b, 10a + b बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 10a - b, 10a - b बराबर 1/√3। एक हम जानते हैं 10 में 45 अंश का मान होता है, तो इस प्रकार से 10a + b बराबर 10 45 अंश, या कह सकते हैं 10 दोनों ओर से छोड़ देंगे तो a + b बराबर 45 अंश। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा और 10a - b बराबर 1/√3, जो कि 10 30 अंश का मान होता है। इस प्रकार से a - b बराबर 30 अंश, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे दोनों समीकरणों को हम पास पास लिख करके हल करें तो देख रहे हैं दोनों में b प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। a + a मिल करके 2a और 45 + 30 जोड़ेंगे 5 4 3 7, तो देख रहे 2a बराबर 75, तो a बराबर मिल जाएगा 75/2 और यदि इसको हम दशमलव में निकालें तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, a का मान 47.5 अंश मिल जाएगा। और इस a के मान को यदि समीकरण 1 में रख दिया जाए तो समीकरण 1 से देख रहे हैं समीकरण 1 में a + b बराबर 45 है, जिसमें a का मान 37.5 प्लस b बराबर 45 अंश, तो b बराबर मिल जाएगा 45 अंश माइनस 37.5। तो यदि 45 से 37.5 घटाएंगे तो देख रहे 10 से 5 घटेगा 5.4 बचा, 14 से 7 घटाएंगे तो देख रहे 14 से 7 घटाएंगे तो ये हमारा 7 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कोण b बराबर 7.5 अंश होगा। तो ये हमारे a और b के मान हो जाएंगे। तो यही हमारा इस 1 के b का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का c। देख रहे हैं 1 के c में दिया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं दो घनों में से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि घन के आयतन का सूत्र है यदि घन की भुजा a है तो a क्यूब बराबर 64, a बराबर 64 का घनमूल 4 मिल जाएगा। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो जाती है। आप कह रहा दो घनों के फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो देख रहे हैं यदि हम दो घन बनाएं, देख रहे हैं इस प्रकार से दो घनों को मिला करके सटा देंगे।
ये एक घन हुआ और दूसरा घन यदि देखें तो दूसरे घन की स्थिति में देख रहे हैं इस प्रकार से ये दो घन हैं जिनमें प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 पहले घन की 4 दूसरे घन की सटाकर रखने पर देख रहे हैं प्राप्त घनाभ की जो लंबाई है वो 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसके बाद देख रहे हैं चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई का मान भी 4 सेंटीमीटर है। तो प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। पूछ रहा प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। तो LBH के यदि हम मान रख दें तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा 2 × L देख रहे हैं 8 है इंटू B 4 + B 4 × H 4 दिया है प्लस HL 4 × 8। सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 2 × 8 × 32 प्लस 4 × 16 प्लस 4 × 8 32। और यदि इनको हम जोड़ें तो देख रहे हैं 2 × 32 16 और 32 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 32 दूनी 64, 64 6 70 10 80 और 80 × 2 कर लेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का डी पार्ट। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के डी में दिया है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता। देख रहे 2 कॉलम दिए हैं। सबसे पहले हम इन 2 कॉलम को खींचते हैं। पहला वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल में देख रहे हैं जो मान दिए हैं 0 से 10। देख रहे हैं पहला अंतराल है 0 से 10, इसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। देख रहे हैं वर्ग अंतराल दिया है। इसके बाद बारंबारता, देख रहे हैं बारंबारता दिए हैं। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 7 है, दूसरे वर्ग अंतराल में 12, फिर 18, 15, 10, 3। तो ये हमारे प्रश्न में दिया है। अब इस सारणी की माध्यिका ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक संचयी बारंबारता का कॉलम और बनाएंगे। देख रहे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का कॉलम इस प्रकार बनाएंगे। देख रहे पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती हैं। 7 बारंबारता, संचयी बारंबारता 7 मिल जाएगी। फिर दूसरे वर्ग अंतराल में पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता से जोड़कर लिखेंगे। तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19। इसके बाद इस 19 को तीसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता से जोड़ेंगे तो 18 + 19 मिल करके 37 हो जाएगा। इसके बाद 37 + 15, 37 में 15 जोड़ेंगे तो देखें 37 10 47 5 52 और इसके बाद 52 में 10 जोड़ देंगे 62, 62 + 3 65। इस प्रकार से संचयी बारंबारता का मान मिल जाएगा। अब हम बारंबारताओं का योग निकालेंगे। देख रहे हैं बारंबारता का योग जिसे हम n से यदि देखें तो n का मान जोड़ेंगे। देख रहे हैं 3 5 8, 8 8 16, 16 2 18 7 25 के 5 मिल जाएगा। इसके बाद 2 हासिल मिले 2 1 3 4 5 6 तो देख रहे हैं बराबर 65 के मिल जाता है।
यदि बारंबारताओं का योग अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर मिल जाता है तो इसका अर्थ है कि संचयी बारंबारता की टेबल सही बनी है। इसके बाद हम n/2 का मान निकालेंगे। देख रहे हैं n/2 n 65 है, 65/2 सरल करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 32.5 मिल जाता है। अब देखें तो 32.5 हमारा संचयी बारंबारता 37 के अंतर्गत है, इसलिए माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा। चूंकि 32.5 संचयी बारंबारता 37 के अंतर्गत है, इसलिए माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा। तो देख रहे हैं यहां पर माध्यिका वर्ग 20 से 30 मिल जाता है, ये माध्यिका वर्ग होगा। और माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है वो हमारा f, और इसके बाद माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी वो CF का मान बन जाती है। और माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 और माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा को यदि हम L2 से प्रदर्शित करें तो माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू n/2 माइनस C। इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। L1 का मान देख रहे हैं 20 आया है, L1 बराबर 20 प्लस L2 देख रहे हैं 30 है, माइनस L1 20 अपान F का मान 18 है, इंटू n/2 देख रहे हैं 32.5 माइनस C का मान या CF कहें तो ये हमारा 19 के बराबर है। अब इसको सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर यही मान मिल जाएगा, बराबर 20 प्लस 30 से 20 घटाएंगे 10/18 इंटू 32.5 से 19 घटाएंगे तो देख रहे हैं 0.5, 12 से 9 घटाएंगे 9 3 12, बचा 2, 2 से 1 घटा 1 13.5। और यदि हम इसको और सरल करते हैं 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 20 प्लस बराबर 20 प्लस 5 का यदि हम 13.5 में गुणा कर लेते हैं, 5 × 5 = 25 और 13 × 5 = 65, 65 2 67/9, 9 का भाग दे देंगे तो 20 प्लस देख रहे हैं 9 × 7 = 63, 4 × 67.45 हो जाता है, 9 × 5 = 45, 20 में 7.5 जोड़ देंगे तो फिर देख रहे हैं इसी का मान हो जाएगा 27.5। तो यही दी हुई सारणी से माध्यिका का मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, माध्यिका बराबर 27.5। तो ये हमारे 1D का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे प्रश्न नंबर 1 का ई दिया है, बिंदुओं 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देख रहे पहला बिंदु है 1 -5। यदि हम चतुर्थांश के अनुसार इन बिंदुओं को दर्शाएं, देख रहे पहला बिंदु 1 -5, 1 -5 लिखेंगे, चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा। मान लीजिए बिंदु हमारा A जिसका निर्देशांक 1, -5 और दूसरा बिंदु दिया है -4, 5, ये दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा, -4, 5। मान लीजिए बिंदु B है और इसका निर्देशांक है -4, 5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या x अक्ष को किस बिंदु पर x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं x अक्ष को मान लीजिए P बिंदु पर काटता है, इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। हम जानते हैं कोई भी रेखाखंड x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर
कोटि y का मान 0 होगा। इसलिए मान लेते हैं कि रेखाखंड AB x अक्ष को बिंदु P जिसके निर्देशांक k, 0 या h, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। क्योंकि x अक्ष को जहां काटेगा वहां y बराबर 0, तो यदि हम y के निर्देशांक का फार्मूला लगाएं और ये मान लीजिए कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2, तो देख रहे हैं फिर y का सूत्र मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, और देख रहे हैं यही इक्वल टू 0 के दिया है। सरल कर लेंगे तो m1 इंटू y2 देख रहे हैं पहला बिंदु हमारा x1 y1 है, यहाँ पर देख रहे हैं x1, चूंकि आवश्यकता केवल y1 की है तो y1 देख रहे हैं -5 और y2 का मान 5 दिया है। इन मानों को रख लेंगे, m1 y2 5 है तो m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू y1 देख रहे हैं -5 है अपान m1 प्लस m2 देख रहे हैं 0 के साथ गुणा करेंगे 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। तो इस प्रकार से 5m1 बराबर 5m2, 5 कैंसिल कर देंगे तो m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 मिल जाएगा। अर्थात बिंदु P को 1 और 1 के अनुपात से विभाजित करेंगे तो बिंदु का निर्देशांक, तो यदि हम भुज यक्ष का मान निकालें तो यक्ष बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है यक्ष बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, मान रख देंगे। m1 देख रहे हैं 1:1 मिला है, कह सकते हैं मध्य बिंदु होगा, तो 1 इंटू x2 माइनस 4 है प्लस m2 1 और x1 देख रहे हैं 1 दिया है अपान 1 प्लस 1, तो देख रहे हैं -4 प्लस 2, 1 एकम 1, तो -4 प्लस 1/2 बराबर मिल जाएगा -3/2। अर्थात x अक्ष को बिंदु -3/2, चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर h का मान हमने h0 माना था तो h बराबर -3/2 मिल जाता है। तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आता है x अक्ष पर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर -3/2, 0। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का एफ पार्ट। एफ में देख रहे दिया है क्या बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 तथा बी के निर्देशांक 1-4 हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का एफ, प्रश्न नंबर 1 का एफ दिया है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जबकि ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं और इसका केंद्र ओ मान लिया जाए, तो ए बी कह रहा है इसका व्यास है। ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, मान लेते हैं माना बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 है और बी का निर्देशांक देख रहे हैं जिसका केंद्र 2-3 दिया है, केंद्र बिंदु ओ के निर्देशांक 2-3 और बी के निर्देशांक 1-4 दिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x = x1 + x2/2 और कोटि y = y1 + y2/2। इसी में हम मान रख देंगे
तो देख रहे हैं मध्य बिंदु 2 माइनस 3 दिया है, तो यक्स के स्थान पर 2 बराबर x1 ज्ञात करना है प्लस x2 का मान देख रहे हैं 1 दिया है अपान 2 और कोटि y माइनस 3 बराबर y1 ज्ञात करना है प्लस y2 का मान 4 है बटे 2। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2 पक्षांतर करेंगे तो 2 दूनाई 4 बराबर x1 प्लस 1। इसी प्रकार 2 का माइनस 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 6 बराबर y1 प्लस 4। अब देख रहे हैं 1 भी पक्षांतर कर लेंगे तो x1 बराबर मिल जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। इस प्रकार से इसमें भी y1 बराबर 4 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 मिल जाता है। तो इस प्रकार से ए के निर्देशांक बराबर 3 कामा माइनस 10, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं दूसरा प्रश्न दिया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, जिसमें देख रहे हैं ए पार्ट में स्टार अंकित है, अर्थात यह प्रश्न वर्तमान में पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी प्रकार बी में भी स्टार अंकित है, तो देख रहे हैं वज्रगुणन विधि भी इस समय पाठ्यक्रम से हट गया है। और सी पार्ट में रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना, देख रहे हैं ये भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का डी भाग। 2 के डी में देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर दिया है 4/5। कह रहा यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना करके काश और टेन का मान ज्ञात कर लेते हैं। देख रहे हैं दिया है काश थीटा बराबर 4/5। यदि हम त्रिभुज बनाएं तो देख रहे हैं इस त्रिभुज में नाम इसका ABC, जिसमें कोण ए को मान लेते हैं थीटा है। ऐसी स्थिति में कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। देख रहे हैं आधार AB की माप 4 हो जाएगी और कर्ण 5। अब यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय से लंब BC का मान निकालें तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे। कर्ण देख रहे हैं 5 दिया है, 5 का स्क्वायर, लंब ज्ञात करना है, आधार 4 है, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो देख रहे हैं 16 पक्षांतर कर देंगे तो लंब बराबर मिल जाएगा √25 माइनस 16। 25 से 16 घटाएंगे, 16 9 25 और 9 का वर्गमूल लेंगे 3। इस प्रकार से लंब की माप 3 मिल जाएगी। अब पहले हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। देख रहे हैं कॉस थीटा का मान मिल जाएगा, कॉस थीटा तो देख रहे हैं दिया है 4/5। साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब देख रहे हैं 3 है, कर्ण 5 है। और टेन थीटा का यदि मान निकालें, लंब बटे आधार 3/4। अब हमको मान ज्ञात करना है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं तीनों मानों को यदि प्रश्न में रख दिया जाए, साइन थीटा मिला है 3/5, कॉस थीटा 4/5 प्लस टेन थीटा का मान 3/4, स्क्वायर कर देंगे। सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 3 और 4 का गुणनफल 4 × 12 बटे 5 × 5 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो देख रहे हैं लासा ले लेंगे, लासा में 25 और 16 का लासा दोनों संख्याएं मिल जाएंगी, 25 × 16। आप देख रहे हैं तिरछा गुणा कर दिया जाए, 16 दूनाई 32 और 16 3 19 प्लस 25 9 225। इस प्रकार से देखें 192 में 225 जोड़ देंगे तो 5 2 7 9 2 11 और 3 1 4 417 बटे
देख रहे हैं 25 और 16 का गुणनफल करेंगे तो 16 पंचे 80, देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 16 पंचे 80 और 16 दुनाई 32, 8 हासिल जोड़ दिए तो 32 8 40, तो 417/400। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे प्रश्न नंबर 2 के ई में दिया है, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। तो देख रहे हैं माध्य का मान 25 दिया है और सारणी बनी है, तो इससे हमको एफ का मान ज्ञात करना है। तो सारणी में देख रहे हैं प्राप्तांक जो कि वर्ग अंतराल के रूप में दिए हैं, तो पहला कॉलम देख रहे हैं वर्ग अंतराल का बनेगा, वर्ग अंतराल जो दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल है। और इसके बाद इसका हम मध्यमान ज्ञात करेंगे, इसके बाद मध्यमान निकालेंगे। और देख रहे हैं बारंबारता दी हुई है, पहले बारंबारता लिख लेते हैं। देख रहे हैं बारंबारता क्रमशः पहले वर्ग अंतराल की देख रहे हैं 6 दी है, दूसरे में एफ है, फिर तीसरे में 6 है, चौथे में देख रहे हैं 10 दी है और पांचवें वर्ग अंतराल की बारंबारता 5 है। जबकि माध्य 25 दिया हुआ है, माध्य बराबर 25 है। तो कह रहा एफ का मान ज्ञात कीजिए, हमको एफ का मान निकालना है। सबसे पहले हम इसका मध्यमान निकालेंगे। देख रहे हैं मध्यमान निकालने का तरीका होता है, एक तो दोनों निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर दिया जाए, और दूसरी विधि है 10 से 0 घटाएंगे 10 मिलेगा, 10 का आधा 5 होता है, तो सभी निम्न सीमाओं में यदि 5 जोड़ दें, देख रहे हैं 0 में 5 जोड़ेंगे 5 मिल जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 और 30 में 5 जोड़ेंगे 35 और 40 में 5 जोड़ेंगे 45। इस प्रकार से मध्यमान का मान मिल जाएगा। मध्यमान को यक्ष से और बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको एक कॉलम एफ गुणे यक्ष का और बना लेना है, तो एफ इंटू यक्ष का एक कॉलम और बनाएंगे। एफ और यक्ष का गुणनफल, देख रहे हैं एफ और यक्ष का यदि हम गुणनफल करते हैं 5 और 6 का गुणनफल 6 पंचे 30, 15 में एफ से गुणा करेंगे 15f। इसके बाद 25 में 6 से गुणा होगा, जानते हैं 25 छक्का 150 होता है। 35 में 10 से गुणा करेंगे 350। 45 में 5 से गुणा करेंगे 5 पचा 25, 5 चौको 20, 2 हासिल जोड़ दिए 20 2 22। अब हमको बारंबारता का योगफल अर्थात सिग्मा एफ और एफ और यक्ष के गुणनफल का योगफल सिग्मा एफ एक्स, ये दो मान निकाल लेने हैं। देख रहे हैं यदि हम बारंबारता का योगफल निकालें 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27, तो देख रहे हैं 27 प्लस एफ, ये बारंबारता का योगफल आ जाता है 27 प्लस एफ। देख रहे हैं पुनः एक बार जोड़ के देखें 10 5 15, 15 6 21 और 21 6 27 प्लस एफ। अब एफ और यक्स के गुणनफल का योगफल निकालेंगे तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा, देख रहे हैं 5, फिर 3 5 8 3 11, देख रहे हैं 3 5 8 8 5 13, 13 2 15, हासिल 1 मिला, 1 1 2 2 3 5 5 2 7, तो 755 प्लस 15f। देख रहे 755 प्लस 15f, ये सिग्मा एफ एक्स का मान मिल जाता है। अब हमारे पास माध्य का फार्मूला है, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इसी में मान रख देना है। देख रहे हैं एक्स बार माध्य 25 है, तो 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 755 प्लस 15f बटे सिग्मा एफ, देख रहे हैं 27 प्लस एफ। अब इसको हम सरल कर लेंगे, देख रहे हैं भाग में है 27 प्लस एफ, पक्षांतर करेंगे गुणा में मिल जाएगा
तो यही मान हो जाएगा 25 का गुणा कर लेंगे। देख रहे 25 का गुणा एफ में करते हैं तो 25F प्लस 25 का गुणा 27 में करेंगे तो देख रहे हैं 25 सत्ते 175 मिल जाएगा। और 25 दूनी 50, 175 में 17 हासिल मिले थे, 50 में 17 जोड़ दिए तो 50 10 60, 7 67, तो 675 बराबर 755 प्लस 15F। अब हम F वाले पदों को पक्षांतर करके एक और कर लेंगे तो 25F माइनस 15F बराबर 755 माइनस 675। देख रहे 25F से 15F घटाएंगे 10F बराबर 5 से 5 घटाएं 0, 15 से 7 घटाएंगे 8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 10F बराबर 80 या F बराबर मिल जाएगा F बराबर 80/10। तो देख रहे हैं 10 अट्ठे 80। इस प्रकार से बारंबारता F का मान 8 हो जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा F बराबर 8। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं वर्ग अंतराल बारंबारता दिए हैं तो इनसे हमको बहुलक का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल और उसके बाद फिर देख रहे हैं बारंबारता। वर्ग अंतराल क्रमशः दिए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। देख रहे हैं ये वर्ग अंतराल के मान हैं और इनकी बारंबारताएं क्रमशः दी हैं। देख रहे हैं पहले की बारंबारता 6 है, इसके बाद 8 है, तीसरे में देख रहे हैं 10 है, फिर 12 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है। तो ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं और इससे हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालना सबसे आसान तरीका है क्योंकि इसमें हमको कोई अलग से कॉलम नहीं बनाना पड़ता है। इन्हीं दो कॉलम की सहायता से हम बहुलक का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ देख रहे हैं चूंकि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 12 है, लिखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता बराबर देख रहे हैं 12 है, जो कि वर्ग अंतराल 60 से 80 की है। अगर इसको आप देखें तो जो सबसे अधिक बारंबारता है वो 60 से 80 की है, जो कि 60 से 80 की है। इसलिए बहुलक वर्ग 60 से 80 होगा। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80। देख रहे हैं अब इसकी सहायता से 60 से 80 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं L बराबर 60 हो जाएगा। यदि देखें तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 60 और बहुलक वर्ग की बारंबारता इसको हम F1 से दर्शाते हैं और इसके ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 से और ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता को F2 से। तो इस प्रकार से देख रहे हैं F0 बराबर 10, F1 बराबर 12 और F2 बराबर 6 मिल जाता है। और इसमें देख रहे हैं H वर्ग अंतराल की माप होती है। अगर H बराबर देखा जाए तो 20 माइनस 0 20 मिल जाएगा। अब हम बहुलक का फार्मूला जानते हैं। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का फार्मूला है, इसी में हम मान रख देंगे। तो देख रहे हैं L का मान दिया है, L बराबर मिला 60 प्लस F1 12 है माइनस F0 का मान 10 है अपान
2f1, तो 2 इंटू f1, f1 12 है, माइनस f0, देख रहे हैं f0 का मान 10 है, माइनस f2 का मान 6 है, इंटू h बराबर देख रहे हैं 20 है। तो इस प्रकार से इसको सरल करते हैं, तो सरल करने पर देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा बराबर 60 प्लस 12 से 10 घटाएं 2 बटे 12 दुनाई 24 माइनस देख रहे हैं 10 6 16 इंटू 20, तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 60 प्लस 20 दुनाई 40 बटे 24 से 16 घटाएंगे 8 मिल जाएगा, 8 पन 40, तो देख रहे हैं 60 प्लस 5 बराबर 65, तो बहुलक बराबर 65, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बहुलक का मान 65 होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। देख रहे हैं स्टार अंकित है, अर्थात ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अथवा में दिया है एक भिन्न कह रहा 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का अथवा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के अथवा में भिन्न पूछ रहा है, मान लेंगे माना हुआ भिन्न। प्रश्न नंबर 3 का अथवा, माना वह भिन्न x बटे y है, माना वह भिन्न बराबर x बटे y। आप देख रहे हैं इसमें प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार भिन्न कह रहा 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। अंश में एक जोड़ देंगे तो देख रहे हैं भिन्न बनी x प्लस 1/y, और यही कह रहा 1/3 के बराबर हो जाती है। अब यदि इसमें हम तिर्यक गुणा कर दें तो 3x प्लस 3 बराबर y का गुणा 1 से होगा, और देख रहे हैं x y के पदों को यदि हम एक और कर लें तो 3x माइनस वाई बराबर 3 पक्षांतर करेंगे -3, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार देख रहे हैं दूसरी शर्त कह रही है कि जब उसके हर से एक घटाया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। अंश x अपान हर में एक घटा देंगे तो हर का मान y माइनस 1 मिल जाएगा, तो कह रहा यही बराबर 1/4 के हो जाती है। तो यदि इसमें भी हम तिर्यक गुणा कर लें, 4 का गुणा x में करेंगे, 4x बराबर 1 का गुणा y माइनस 1 में होगा, तो y माइनस 1 y पक्षांतर कर लिए तो 4x माइनस वाई बराबर -1, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब देख रहे हैं पहले और दूसरे दोनों समीकरणों को हम हल करें। पहले समीकरण को भी हम दूसरे के पास लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर -3, ये हमारा पहला समीकरण है। तो दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं y का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाएंगे, और घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। तो ऐसे में -y प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 4x से 3x घटाएंगे 1x बचता है, और देख रहे हैं -1 प्लस 3, 3 से 1 घटाए 2, तो x बराबर 2। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 दिया है 3x, तो 3 गुणे x की जगह 2 प्लस देख रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर -3 है, माइनस वाई बराबर -3, 3 दुनाई 6, -3 पक्षांतर करेंगे +3, और माइनस वाई पक्षांतर करके ले जाएंगे तो प्लस वाई के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 6 + 3 बराबर 9, तो y बराबर 9 अतः भिन्न बराबर x बटे वाई, देख रहे हैं x का मान 2 है और y का मान 9 है, तो भिन्न 2/9 हो जाएगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न नंबर 4 में दिया है, कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन
के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 इंटू 3 प्लस √3 मीटर है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देख रहे हैं मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मान लेते हैं ए बी एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई कह रहा 15 मीटर है। आगे कह रहा मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, मान लीजिए BC एक सड़क है, इस सड़क के दूसरी ओर एक कह रहा भवन बना है, ये मान लीजिए CD भवन है। तो मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 30 अंश बनता है, उन्नयन कोण 30 अंश है। और कह रहा है तथा भवन के पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। तो मंदिर के जब शीर्ष से देखते हैं तो इस भवन के पाद का अवनमन कोण क्या 45 अंश बनता है। तो देख रहे हैं ये अवनमन कोण 45 अंश है। इसी का एकांतर कोण लेंगे कि कोण C हमारा 45 अंश मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कह रहा भवन की ऊंचाई 5 इंटू 3 प्लस √3 मीटर होगी। इस बिंदु का नाम हम E दे देते हैं। अब हमको भवन की ऊंचाई का मान सिद्ध करके लाना है कि भवन की ऊंचाई बराबर कह रहा 5 इंटू 3 प्लस √3 मीटर होगी। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं AB 15 है, इसलिए CE की माप भी 15 मीटर मिल जाएगी। और इस ऊपरी भाग को DE को अगर हम H के बराबर मान लें, आप देख रहे हैं BC आधार को यदि हम यक्ष मान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में AE बराबर भी x के मिल जाएगी। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में यदि देखें, समकोण त्रिभुज ABC में देख रहे हैं 45 अंश का कोण दिया है, tan 45 अंश लेंगे। लंब बटे आधार देख रहे हैं लंब AB है, आधार BC है, यदि इनके मान रख दें tan 45 अंश का मान जानते हैं 1 होता है। AB 15 है, BC हमने यक्ष माना है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से यक्ष बराबर 15 मिल जाता है, यक्ष बराबर 15। देख रहे हैं अब समकोण त्रिभुज AED में यदि देखें, समकोण त्रिभुज AED में देख रहे हैं अगर समकोण त्रिभुज AED में देखें कोण 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब देख रहे हैं DE जो कि बराबर HK है और आधार AE जो कि यक्ष है। tan 30 अंश का मान रख देंगे तो देख रहे हैं tan 30 1/√3 इक्वल टू H अपान यक्ष का मान देख रहे हैं 15 आया है, तो यक्ष की जगह 15 रख दें। अब इस 15 को यदि हम पक्षांतर कर लें तो H बराबर मिल जाएगा 15/√3। और यदि √3 से 15 काटेंगे, देख रहे हैं 5 × 3 15 होता है और 3 से √3 काट देंगे तो 5/√3। तो ये H का मान मिल जाएगा। अतः भवन की ऊंचाई देख रहे चित्रानुसार भवन की ऊंचाई CE प्लस ED दोनों के मान रख देते हैं। CE देख रहे हैं 15 है प्लस ED जो कि हमने H माना था, H 5/√3 है। दोनों से 5 कॉमन कर लेंगे तो देख रहे हैं 5 कॉमन करने पर 5 × 3 15, 3 प्लस √3 मीटर। तो यही भवन की ऊंचाई का मान आ जाता है। भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस √3 मीटर। देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था 5 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का अथवा। देख रहे 4 के अथवा में दिया है क्या एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई
20 इंटू अंडर रूट 3 - 1 मीटर है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का अथवा, देख रहे 4 के अथवा में दिया है एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। मान लेते हैं ए बी एक भवन है, ए बी मान लेते हैं एक भवन है, माना ए बी भवन, और प्रश्न कह रहा भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो देख रहे हैं सी डी मान लेते हैं एक स्तंभ है। तो प्रश्नानुसार भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहा 60 अंश है, ये कोण 60 अंश दिया है। और कह रहा भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो देख रहे हैं भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का यदि अवनमन कोण दिखाएं तो ये अवनमन कोण दिया है क्या 45 अंश है। तो देख रहे हैं ये भवन है और सी डी ये स्तंभ दिखाया गया है। स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, इस पूरे स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर दी है। तो भवन की ऊंचाई हमको सिद्ध करके 20 इंटू अंडर रूट 3 - 1 मीटर लाना है। तो देख रहे हैं स्तंभ की ऊंचाई अर्थात सी डी टोटल 40 मीटर दी है, सी डी बराबर ये 40 मीटर है, जिसमें देख रहे हैं भवन की ऊंचाई हमको सिद्ध करके लाना है। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h है। देख रहे हैं अगर ए बी को h मानेंगे तो इसका नाम हम ई दे देते हैं, तो सी ई बराबर एच के मिल जाएगी। तब डी ई की माप 40 - h के बराबर होगी, 40 - h। आप देख रहे हैं बी सी को यदि हम x मान लें तो ए ई भी x के बराबर होगी। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख रहे समकोण त्रिभुज ए बी सी में 45 अंश है, इसी का एकांतर कोण सी 45 अंश मिल जाएगा। तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब देख रहे हैं ए बी, आधार बी सी, ए बी देख रहे हैं हमने h माना है, बी सी को x। तो इस प्रकार से tan 45 अंश का मान जानते हैं 1 के बराबर होता है, 1 बराबर h बटे x, या देख रहे हैं तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर h, ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। और यदि आप समकोण त्रिभुज ए ई डी में देखें, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में देख कोण 60 अंश है, tan 60 अंश लेंगे तो देख रहे हैं tan 60 अंश बराबर मिल जाएगा, लंब है डी ई अपान आधार ए ई, tan 60 अंश का मान जानते हैं अंडर रूट 3, और डी ई देख रहे हैं 40 - h अपान ए ई यक्ष है। समीकरण 1 से देख रहे हैं हमने x बराबर h निकाला है, तो यक्ष की जगह h रख देंगे और तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो देख रहे हैं अंडर रूट 3x और यक्ष के स्थान पर h रख देंगे तो अंडर रूट 3h बराबर 40 - h, या h पक्षांतर कर लेंगे एक तरफ, तो अंडर रूट 3h देख रहे हैं पक्षांतर करने पर यही मिल जाएगा, अंडर रूट 3h प्लस h बराबर 40। देख रहे हैं h कॉमन कर लें तो अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 40, या h बराबर 40 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1, हर की संयुग्मी से हम गुणा भाग कर लेंगे तो अंडर रूट 3 - 1 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हर में प्लस माइनस में वर्गांतर का फार्मूला बन जाता है। तो 40 इंटू अंडर रूट 3 - 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 से 1 घटाएंगे 2 और 2 से 40 काट देंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 40 अंडर रूट 3 - 1 बटे 3 से 1 घटाए 2, 2 से काट दिए 20 दूनाई 40। तो इस प्रकार से देख रहे हैं भवन की ऊंचाई h बराबर, h का मान मिल जाएगा 20 इंटू अंडर रूट 3 - 1, और देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था 20 इंटू अंडर रूट 3 - 1 मीटर। तो
यही हमको सिद्ध करना था। भवन की ऊंचाई h बराबर 20 इंटू √3 - 1 मीटर, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। देख रहे हैं पांचवें प्रश्न में एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देख रहे इस प्रश्न नंबर 5 को हल करना है। देख रहे प्रश्न नंबर 5 में ठोस घेरा शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यदि इसमें हम चित्र बनाते हैं, एक अर्धगोला है और इसी अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित किया गया है जो कह रहा एक समान आधार त्रिज्या के हैं, अर्थात दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। त्रिज्या मान लेते हैं r है और शंकु की ऊंचाई h है। प्रश्नानुसार कह रहा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। प्रश्नानुसार शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दिया है। कह रहा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो देख रहे हैं इस प्रकार से दोनों का फार्मूला लिखें। शंकु का वक्रपृष्ठ हम जानते हैं πr_l, जहां l तिरछी ऊंचाई होगी और r त्रिज्या और ऊंचाई h के अनुसार l बराबर जानते हैं √h² + r² होता है। तो πr_l इक्वल टू अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πr²। l का मान रख देते हैं। देख रहे हैं पाई दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे और यदि हम r की भी एक घात कैंसिल हो रही तो एक घात कैंसिल कर देंगे। तो l का मान यदि रखें तो √h² + r² इक्वल टू r2r। अब देख रहे हैं अंडर रूट हटाने के लिए दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर का वर्ग करने पर देख रहे हैं स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हटेगा, h² + r² इक्वल टू 2r का स्क्वायर करेंगे 4r²। तो h² बराबर मिल जाएगा 4r²। देख रहे हैं r² पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा। 4r² से r² घटाएंगे 3r²। चूंकि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई का, तो h² पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 बचेगा और 3 पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो 1/3 के रूप में r²/h²। अब देख रहे हैं दोनों ओर का हम वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल लेने पर 1 का वर्गमूल 1, 3 का √3 के रूप में मिल जाएगा और r² का वर्गमूल r, h² से h। इस प्रकार से r/h बराबर यदि लिखते हैं तो देख रहे हैं r/h बराबर मिल जाएगा r/h बराबर 1/√3। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं अथवा में स्टार अंकित है, अर्थात ये प्रश्न हमारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो बच्चों ये वीडियो, ये सेट का सलूशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य अवगत कराएं और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।